मैं आप सबका अभिवादन। ये सब बुजुर्ग पढ़ गए। आप सोचते हैं कि शिव जी के धनुष को लक्ष्मण नहीं तोड़ सकता था? वो जब चाहता तब तोड़ देता, लेकिन राम ने मौका ही नहीं दिया। मेरा छोटा भाई कुमार, बहुत दिन बाद उसका उल्लास, उसकी उमंग, उसका उत्साह, उसका शिल्प, उसकी श्रेष्ठता, उसकी विशिष्टता, उसकी निरंकुशता और उसकी अश्लीलता। लेकिन कुमार एक बात याद रखना, इतिहास हरबंस राय बच्चन को याद रखेगा, अमिताभ बच्चन को कभी याद नहीं रखेगा। माणिक वर्मा जी, हमारे श्रद्धेय डॉक्टर कुंवर जैन साहब, पंडित विश्वेश्वर अभिजैसा कुमार ने बताया, सत्य, बिल्कुल सत्य। वो एक हिंदी विधा के फिल्मों में शुद्ध गीत लिखने वाले बहुत बड़े कवि थे। मैं उस मनहूस घड़ी को खोजता हूँ जिस घड़ी ने हिंदुस्तान का वो गीतकार छीन लिया और ये हास्यरस की फुवड़ता उनके चेहरों पर लाकर के ऑटो फैला के रख दी, रोटी के लिए, रोटी के लिए, परिवार चलाने के लिए। पंडित विश्वेश्वर किसी कवि सम्मेलन में होना एक इतिहास होता था, लेकिन आज वो ऐसा महसूस करने लगे कि हम ये तय नहीं कर पा रहे कि हम क्या कर रहे हैं। ये इस समय बहस का विषय नहीं है, बहुत लंबा समय हो गया। लेकिन कुमार ने जिस उत्साह से इस कवि सम्मेलन को प्राणवंत बनाने की कोशिश की, मैं चाहता हूँ ये पूरा सदन उसकी उस मेहनत को, जो उसने पूरी रात की हर कवि को जमाने के लिए और कवि सम्मेलन को जागरूक बनाए रखने के लिए, जोरदार तालियां बजाकर अपने इस लाडले संचालक और कवि को राखी सावंत से राखी की ओर जाने की ओर अग्रसर करें। कुमार, मैं राखी सावंत को साड़ी पहनाना चाहता हूँ। वो साड़ी में अच्छी लगेगी। राखी सावंत जिस दिन राखी बन जाएगी, वो कलाकार बन जाएगी। मेरी बात समझना, मैं पढ़ा लिखा कुछ ज्यादा हूँ इन लोगों से। हंसने की बात नहीं है। मेरे पास कानून की दुनिया की सबसे आखिरी डिग्री है, LLB। जब मैंने की तो ये माणिक वर्मा जी मेरे सम्मान समारोह में आए। कुमार ने इनको बताया गया कि भाई साहब ने LLB की है। तो माणिक जी ने कहा, क्या होती है ये बीएड नहीं कर सकता था? इससे अच्छा बीएड कर लेते। खैर, बहुत अच्छा, मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आरके शर्मा जी, आपने बहुत मन प्राण से संवाद साध, लेकिन जिस तरह से आपने सुना, देखिए कोई कमी रही होगी तो हमारी तरफ से रही होगी। जनता ने कविता के प्रति निष्ठा समर्पण में कोई कमी नहीं की। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप थोड़ी सहानुभूति मुझे दें और मुझे भी आप सुन लें सहानुभूति देकर। मैं सचमुच कहना चाहता हूँ, मैं 30 साल से लाल किले में जाता हूँ। वो हिंदुस्तान का बड़ा कवि सम्मेलन माना जाता है। लेकिन जिस मन से 9:30 बजे से सुबह के 3:30 बजे तक आपने इस कवि सम्मेलन को सुना है, 6 घंटे, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं लाल किले के 30 साल के 30 कवि सम्मेलन, इटावा के से एक कवि सम्मेलन पर न्यौछावर करने की घोषणा। ये जनता जिंदा रखे हुए कवि सम्मेलन परंपरा को, वरना हमने तो काफी कोशिश की है कि हम इसको कॉमेडी सर्कस बना दें। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है, हमने इसको लाफ्टर सर्कस बनाने की कोशिश की, लेकिन जनता अभी भी कब से कि हम क्या कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ, समय बहुत हो गया है, थोड़ी देर बाद बोलूंगी। वैसे तो कुमार में संचालक का कहना मानता हूँ, मैं तो अनुशासित सिपाही हूँ, और जो संचालक होता है वो कवि सम्मेलन का सुहाग होता है। लेकिन मैं आज सोच रहा हूँ कि सुहाग ऐसा ही होता है तो उजाड़ने में बुराई क्या है? पहले बताता तो फिर तो उजाड़ोगे। बसाने की आवश्यकता नहीं है कुमार, मैं सोच समझ के कुमारा रहा हूँ। मैं जानता हूँ जो कुमारा रहता है उसको एक बार राष्ट्रपति और एक बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता है हिंदुस्तान। जोरदार तालियां बजाइए मेरे लिए, शुभकामनाओं की तालियां। मैं तो आपको ताली बजवाने के लिए बजवा रहा हूँ। वैसे तो मैं भी छेड़ू मीना की झंकार है, और समय से कह दूं झूमेगा मेघ मल्हार है। मुझको मां शक्ति ने दी है गानों में हुंकार है, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार है। मैं तो मां मीना पानी से केवल ज्ञान मांगता हूँ, जन जन मन की पीड़ा गाने का वक्त गया था उसका। अब वो कविता पूरी हो गई है, आप चाहे तो उसका मैं कुछ अंश पढ़ दूं। आज्ञा देने के लिए ताली बजानी पड़ती है, यही सिखाया गया रात और आपको। जी नहीं
नहीं सुनाऊंगा। अब तो आप समझ रहे हैं कि 6 बजे तक आप कहाँ जाओगे। इस समय यहाँ वो ही बैठे हैं जिनके सामने संकट ये है कि इस समय जाए कहाँ। मुझे कोई गलत फहमी नहीं है कि मुझे सुनने बैठेगा। आज के शर्मा जी इसलिए बैठे हैं कि बाकी लोग यहाँ बैठे हैं। बैठना पड़ता है अफसरों को। शर्मा जी मेरे एक दोस्त कलेक्टर थे अजमेर में, वो रात भर बैठे रहे जब समय लगा। मुझे गलत फहमी थी कि मेरी वजह से बैठे कि मुझे साथ लेकर जाएंगे। मैंने सुबह उनसे कहा तुम जिले के मालिक हो, पूरी रात कब सम्मेलन सुनते रहे? बोले हाँ आज कहीं कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती, वो सब यही है। शर्मा जी आप भी इसीलिए बैठे हो, लेकिन आप क्या चिंता है, विधायक तो चले गए। यही चिंता है। मैं उस कविता कैसे पढ़ देता हूँ, फिर कुछ नया पढ़ देता हूँ। मैं जब यूनिवर्सिटी में संविधान पढ़ाता था तो जब पढ़ा के घर आता था तो ये सोच के दुखी होता था कि जो मैं पढ़ा के आया हूँ किताब से वो तो देश में नहीं है, और जो देश में हो रहा है वो किताब में नहीं है। तो ये पीड़ा मुझे बहुत तोड़ती थी। मैं दुखी होता था आपके रोज में पढ़ा क्या रहा हूँ, देश में क्या हो रहा है। तो एक दिन संविधान मेरे सपने में आके खड़ा हुआ। देखिए मेरे छोटे भाई कुमार, ये मेरा छोटा भाई कमलेश है, आशीष अनल है, समर जी हैं, इन सब ने उन विषयों पर जिन पर मैं कविताएं लिखता था मुझसे अच्छे ढंग से लिखना शुरू किया। उन्हीं विषयों पर इन मेरे छोटे भाइयों ने मुझसे अच्छा लिखा। तो मेरी उम्र इनसे ज्यादा थी, फिर मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं थोड़ा आगे बढ़ूं। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है कि जो थोड़ी सी आगे की उम्र की है। ये कल ये भी ऐसी कविता लिखेंगे। संविधान सपने में आके खड़ा होता है और एक बयान देता है कि मेरी भी सुनोगे कभी। 59 साल हो गए हिंदुस्तान में मुझे लागू हुए, सियासत ने, राजनेताओं ने और सिंहासनों ने जो मेरे साथ सलूक किया है, मैं उस पर एक बयान देना चाहता हूँ। मेरी पहली कविता है जो किसी के खिलाफ नहीं, वरना मैंने आज तक जितनी कविताएं लिखी वो किसी न किसी के खिलाफ ही होती थी। मैंने जिन सरकारों में लिखा तो सरकार बैठे। पहली कविता है मेरी जो किसी के खिलाफ नहीं है। किसी के खिलाफ है तो मेरे भी खिलाफ है, क्योंकि 1/120 करोड़ हिंदुस्तान में भी बात है। केवल संविधान का एक बयान है जो देश की 115-20 करोड़ जनता को देता है। सुन लीजिए, उसका कुछ अंश पढ़ देता हूँ, फिर मुझे कुमार का कहना ये 100वां साल है। मेरे पास एक करगिल के शहीदों की कविता है, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ, और जो नया कहेंगे वो भी पढ़ना चाहता हूँ। आप जब तक कहते रहेंगे मैं पढ़ता रहूँगा, और जब कह देंगे या कुमार इशारा कर देंगे मैं बंद हो जाऊँगा। अध्यक्ष जी की आज्ञा से। समर जी कविता पढ़ते समय तो कोट भी उतार दिया था। ये वही समर जी है जो केवल एक शर्ट में कविता पढ़ रहे थे, पुलिस अफसर थे। पता लगता है थाने में जो काम करते होंगे वो शर्ट पहन के करते होंगे। कुछ नहीं हो जाता। पुलिस अफसर कुछ विशेष काम करते हैं ना। आप नहीं समझते कुमार, छोटे बच्चे से ये बच्चा कुछ ज्यादा समझ गया। संकट ये है, इसको ये भी पता कि एक्सप्रेस किधर जाती है और मेल किधर जाती है और मालगाड़ी किधर जाती है, राजधानी किधर जाती है। तेज बता रहा पीछे से, असर इसका भी है। ये गार्ड है। अब देखो मेरा सब साथ दे रहे हैं और मुझसे बाद में पैसे मांगेंगे कि भाई साहब सबसे अंत में भी आपको जमाया था, पैसे दो। बारात में चढ़ाई, बारात में तो मैं आपको मौका देने वाला नहीं हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। बस देखिए मैं आप जानता हूँ थक गए हैं, लेकिन ये तालियां कविता को बड़ा नहीं बनाती साहब। आप विश्वास कीजिए किसी भी तालियों से कभी कोई कविता बड़ी नहीं बनी। तालियों ने कविताओं को लगड़ा किया है, लेकिन हम क्या करें। आप जैसे सुनी लोगों में रोज नहीं मिलते। हमने पशु मेलों में कविताएं सुनाई जा जाके। पशु मेला ही है नहीं, यहाँ तो आप सुन रहे हैं। विश्वास कीजिए वहां अक्सर पशु ही होते हैं जो उन्हें बेचने के लिए आते हैं, उनके लिए कब सम्मेलन रख लिया जाता है। हम रात भर निवेदन करते हैं आप ध्यान दीजिए, वो कहते हैं आप अपना काम कीजिए। अजमेर के पास एक जगह है पुष्कर जी, वहां तो गधों का मेला लगता है। ये कुमार विश्वास वहीं मिला मुझे पहली बार।
तो हंसा इसलिए रहा हूं कि आप हंसना ही चाहते हो। मैं आपको तैयार कर रहा हूं कि आप गंभीर भी सुन सको। तैयार कर रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आपने ये प्रक्रिया सीख लिया, आपने कि आप हंसने में ज्यादा रुचि है आपकी। अच्छा, हंसाने के लिए आप समझते हैं कविताओं की जरूरत है। इसने तोती पाली, सब तोते पालते हैं, इसने तोती पाल ली। इसे एक हफ्ते के लिए कब समझ लो मैं अमेरिका जाना था। इसके पड़ोस में सुनील जोगी रहता है। इसने सुनील जोगी से कहा यार क्या करूं, एक हफ्ते के लिए अमेरिका जा रहा हूं, मेरी तोती को दाना पानी कौन देगा? सुनील जोगी बोला मेरे घर में 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूं, तेरी तोती को भी दे दूंगा, मेरे यहाँ छोड़ दे। कुमार बोला तेरे 2 तोतों में तो अपनी तोती छोड़ू नहीं। सुनील ने कहा आके देख ले, मेरे तोते बहुत धार्मिक है, एक चौपाई पढ़ रहा है, तो गीता के श्लोक पढ़ रहा है, बहुत धार्मिक है, आके देख ले। इसने जाकर देखा तो सचमुच वो एक चौपाई पढ़ रहा था, एक श्लोक पढ़ रहा था। इसने कहा धार्मिक तोते कोई खतरा नहीं है, इसने तोती छोड़ दी। जैसे ही तोती पिंजरे में गई, एक तोते ने दूसरे के कोहनी मारी और बोले रे दुआ कबूल हो गई, पूजा पाठ बंद कर दे। जोरदार तालियां बजाओ, मैं कविता सुनाता हूं। कुमार में केवल ये बता रहा हूं, अर्जुन ने जब तीर कमान पेड़ पर टांग दिए थे तो इसके अर्थ ये नहीं थे, वो चलाना भूल गया है। मैं भारत का संविधान हूं, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें को शुद्ध कविता पढ़ूंगा, लेकिन तालियां इसलिए मांगूंगा कि कविता को तालियां ही मांगने लगी। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूं, बेशक्ति का अमर गर्व हूं, आजादी का विजय पर्व हूं, पहले राष्ट्रपति का गुण हूं, बाबा भीमराव का मन हूं, मैं बलिदानों का चंदन हूं, कर्तव्यों का अभिनंदन हूं, लोकतंत्र का उद्बोधन हूं, अधिकारों का संबोधन हूं, मैं आचरणों का लेखा हूं, कानूनी लक्ष्मण रेखा हूं, कभी कभी मैं रामायण हूं, कभी कभी गीता होता हूं, रावण पर हंस लेता हूं, दुर्योधन हट पर रोता हूं, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं, कभी कभी मैं रामायण हूं, कभी कभी गीता होता हूं, रावण पर हंस लेता हूं, दुर्योधन हट पर रोता हूं, मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा, मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। समर्थन करो तो ऐसी तालियों से करना कि पता लगे कब सम्मेलन प्रारंभ हो रहा है। आपसे मैं शुरू करना चाहता हूं कब सम्मेलन। जब कोई भूखा मरता है, मेरा मन क्रंदन करता है, मैं कब से आजाद हुआ हूं और अधिक बर्बाद हुआ हूं, मैं ऊपर से हरा भरा हूं, मैं ऊपर से हरा भरा हूं, संसद में 100 बार मरा हूं, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं, धर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, सबको भाषण की आजादी को भी आगे सब छोड़ दे। बड़ा संकट है, ये बड़ा वाला ही था। ये जानकारी कुमार के हिस्से में। देखिए साहब, मैंने जब इस कविता को लिखा था, देश की जनता के कानों को सुनाने के लिए नहीं, कानों को मैंने बहुत चीख चिल्लाहट सुना दी। मैं देश के उन लोगों को जो देश के बारे में सोचते हैं और देश से प्यार करते हैं, उनके दिलों पर छापने के लिए कविता लिखना चाहता था। और मैं इटावा के शताब्दी समारोह में एहसास जीना चाहता हूं कि मैं कितना आपके दिल पर छापने में सफल हुआ हूं। यहाँ से कविता शुरू होती है, सुना। सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी, लेकिन तुमने अधिकारों का संविधान 115 करोड़ से कहता है, लेकिन तुमने अधिकारों का मुझ में लिखे उपचारों का ये कैसा उपयोग किया है, सब नाजायज भोग किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है, जैसे सीता हरण किया है, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से संविधान बनाने वालों की डिबेट में कसमें खाई गई थी कि केवल ये व्यवस्था 10 साल के लिए है, 10 साल के बाद संविधान में और समाज में आरक्षण शब्द ही नहीं होगा। ये सबने कसम खाई थी संविधान बनाने वालों ने, लेकिन हुआ क्या? आरक्षण को घटा बढ़ाकर राज्य की समता बांट रहे हैं, निर्मम द्रोण एकलव्यों के रोज अंगूठे काट रहे हैं, निर्मम द्रोण एकलव्यों के रोज अंगूठे काट रहे हैं। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने पद व्यवस्था कर दी, मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर व्यवस्था कर दी, हर मंजिल फैली कर डाली, गंगा भी फैली कर डाली,
शांति व्यवस्था भस्म हो गई, विस्फोटों का भस्म हो गई। आज अहिंसा बनवासी है, कायरता के घरवासी है, न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है, पूरे कांप रहे आधों से, राजा डरता है प्यादों से। गांधी कविता की सबसे गंभीर पंक्ति पढ़ता, सबसे जज साहब बैठे साहब, मुझे बताया गया जिला जज साहब हैं, चले गए। मेरी छोटी बहन जज है, मैंने उससे कहा उसके किसी फैसले पर किसमें तो न्याय नहीं। उसने तपाक से कहा कि हिंदुस्तान में न्याय की अदालत नहीं कब है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड द कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट कोर्ट ऑफ जस्टिस। हमने कानून की अदालतें बनाई है, न्याय की अदालतें बनाई नहीं। We decide the case based on the evidences। मेरा दर्द सुनेगा, आपके दिल में तीर सा चुभे, तुम्हें एक सबसे गंभीर पंक्ति पर एक एक व्यक्ति की ताली उठ के देखना चाहता हूँ, और मैं ये एहसास देना चाहता हूँ कि कविता का संस्कार शाश्वत संस्कार है, वो हर विधा के बावजूद जीवित रहेगा। एक एक व्यक्ति को लगे कि बहुत गंभीर पंक्ति आपके दिल में पहुंचती है, तो आप एक बार तालियां उठाएं। क्या अपराधिक चलन किया है, मेरा भी अपहरण किया है, मैं भारत का संविधान हूँ, मैं चोटिल हूँ, छत विच्छत हूँ, मैं चोटिल हूँ, छत विच्छत हूँ, मैंने यूं आघात सहा है, जैसे घायल पड़ा जटायु हारा थका करहा रहा है, जैसे घायल पड़ा जटायु हारा थका करहा रहा है। जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, अपनी नब्ज टटोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान। थोड़े और गंभीर होना साहब, आदरणीय थोड़ी देर और रुकिए, झारखंड की मिनिस्ट्री नहीं मिलेगी आपको, बैठ जाओ। मेरे बदकिस्मत लेखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं। जितना कविता आगे बढ़ेगी गंभीरता बढ़ेगी। मैं रिस्क ले रहा हूँ, मैं ऐसी कविता पढ़ सकता था जिस पर आप बहुत झूम के ताली बजाते रहते, लेकिन मैंने कुमार के आदेश पर अपनी सबसे गंभीर कविता का चुनाव किया, इसकी गंभीरता को स्वीकार करें। मेरे बदकिस्मत लेखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं, मेरे भी जज्बात जले हैं जब दिल्ली गुजरात जले हैं, मेरे अरमा भी रोए हैं जब दो गांधी खोए, मेरे बदकिस्मत लेखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं, हिंसा गली गली देखी है, मैंने रेल गली देखी है, संसद पर हमला देखा है, अक्षरधाम जला देखा है, मैं दंगों में जला पड़ा हूँ, आरक्षण से छला पड़ा हूँ, मुझे भिखारी नाम मिला है, खूनी नंदी ग्राम मिला है, माथे पर मजबूर लिखा है, सीने पर सिंदूर लिखा है, गर्दन पर जो दाग लिखा है, ये लश्कर का नाम लिखा है, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से मुझे भिखारी नाम मिला है, खूनी नंदी ग्राम मिला है, माथे पर मजबूर लिखा है, सीने पर सिंदूर लिखा है, गर्दन पर जो दाग लिखा है, भूजी लश्कर नाम लिखा है, मेरी पीठ झुकी दिखती है, मेरी सांस रुकी दिखती है, आंखें गंगा यमुना जल है, मेरे सब सूबे कायल है, पूरा भारत आग हुआ है, पूरा भारत आग हुआ है, जलियांवाला बाग हुआ है, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान। एक कविता मैंने एक लाइन पर लिखी, मुझे एक लाइन नहीं सोचने देते थे, सौंपता हूँ अपने छोटे भाई कुमार को एक पंक्ति केवल मेरे दिमाग में थी जो मुझे सोने नहीं देती थी, और मैंने उस पर पूरी कविता लिखी। वो पंक्ति फिर आपका मन मांगती है तालियों से, तालियों का उत्सव मांगती है, तालियों का हुजूम मांगती है, तालियों की बहुत तेज गति मांगती है। आपको लगे कि एक पंक्ति एक कविता हो सकती है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, अपने निर्माता के में अरमानों को बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, मेरा गलत अर्थ करते हो, मेरा गलत अर्थ करते हो, सब गुणगान व्यक्त करते हो, खूनी भाग मनाते तुम हो, मुझ पर दाग लगाते तुम हो, मुझ में खोट समझने वालों, मुझको वोट समझने वालों, पहरेदारों आंखें खोलो, दिल पर हाथ रखो फिर बोलो, जैसा हिंदुस्तान दिखा है, जैसा हिंदुस्तान दिखा है, ऐसा मुझ में कहाँ दिखा है, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया। और गंभीरता मांगता हूं, संसद मेरा माणिकदा जैसा बड़ा बेलकार आधी रात को, क्या 12 बजे आप छोड़ो, आपके काम की थोड़ी आपके लिए तो आधी रात यही कटनी है, उनकी वहां कटनी। ठीक है कुमार,
मैं सिर्फ इसलिए बोलता हूँ कुमार, बस आप ये बात समझ लो, किसी को डायबिटीज हो जाए तो वो होटल में जाके मेनू कार्ड तो देख सकता है। मिठाई का ऑर्डर तो नहीं देना, मेनू कार्ड करो, मेनू कोई देखो। तेरी उम्र में तुम मेनू देख, मैं मेनू कार्ड देखो। जाती रही भावना ऐसी। संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया। संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया। राजघाट में सोया गांधी सपनों से भी दूर कर दिया। एक शब्द से विस्फोट करता हूँ, एक शब्द में विस्फोट लगे तो तालियां में विस्फोट देते थे। संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया। राजघाट में सोया गांधी सपनों से भी दूर कर दिया। राजनीति जो करते कम है, नैतिकता का किसको गम है। आरोपी हो गए उजाले, मर्यादा है राम हवाले। भागीरथ के फूट गए हैं, दिल में तारे टूट गए हैं। मेरे कर्मन डाले छाले, जब संसद में नोट उछाले। मैं भारत का संविधान जो भी सत्ता में आता है वो मेरी कसमें खाता है। सबने कसमों को तोड़ा है, मुझको नंगा कर छोड़ा है। जब जब कोई बम फटता है तब तब मेरा कद घटता है। ये दिल्ली की नाकामी है और मेरी तो बदनामी है। मैं भारत का संविधान हूँ। दागी चेहरों वाली संसद, दागी चेहरों वाली संसद चंबल घाटी दिख रही है। सांसदों की आवाजों में हल्दी घाटी चीख होता है। चक्र सुदर्शनधारी बोलो क्या कलयुग ऐसा होता है। मुझे तबाही के कोठे की एक झंकार बना डाला है। वोटों के बदले नोटों का एक दरबार बना डाला है। और इस क्रोध को कुमार ने भी व्यक्त किया, मेरे छोटे भाई गौरव चौहान ने भी व्यक्त किया, समर ने भी व्यक्त किया। मैं उसी क्रोध को गाता हूँ। इस क्रोध में मेरा साथ दो तो उतना ही साथ देना जिस क्रोध, जिस एहसास से मैं गा रहा हूँ। मुझे तबाही के कोठे की एक झंकार बना डाला है। वोटों के बदले नोटों का एक दरबार बना डाला है। जिस पर गुंडे फूंक रहे हैं, जिस पर गुंडे फूंक रहे हैं, ऐसा ताज बना बैठा हूँ। किसी ठाकरे की धमकी का मैं मोहताज बना बैठा हूँ। किसी ठाकरे की धमकी का मैं मोहताज बना बैठा हूँ। मेरे दिल में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं जैसे सरसैया के ऊपर भीष्मता में पड़े हुए हैं। मुझको 10 लाख के उल्टा गोरखपुरा बना दिया है, पट्टी बांधे। वहाँ फिलोसफी के हेड साहब थे डॉक्टर तरलोचन सिंह, उन्होंने एक लाइन की कविता सुनाई और आप दिलों पर हाथ रख के सुनना कि ये बीमारी आपके घरों में तो नहीं आ रही। एक लाइन की कविता मैंने जब से सुनी है, मैं रोज सुनाता हूँ जब भी कविता पढ़ने का मौका मिलता है। उन्होंने कविता सुनाई कि जब हम सब भाई छोटे छोटे थे, हम आपस में सब रोज, हम सब भाई बड़े हो गए हैं, सब बड़े कारोबारी हो गए हैं। हम आपस में फिर रोज लड़ते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी। ये देश बनाना चाहते थे क्या? मुझे तबाही के कोठे में बोए ऐसे काटे, मेरे पहरेदारों ने ही मत में बोए ऐसे काटे। जैसे कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गया हो जाके, जैसे कोई बेटा। मैं लोहू में लथपथ होकर जनपथ हर पथ डोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। देखिए, मैं थोड़ा कमर दर्द से पीड़ित हूँ। अगर मुझे आज्ञा दे तो मैं छोटी छोटी 2-2 मिनट की 2 कविताएं पढ़ना चाहता हूँ। एक नई, एक कारगिल में कुछ नहीं कुमार, एक चेयर सुनाता हूँ 2.5 मिनट की। तो आपका 5 मिनट का समय और बस, 20 में कोई ना उठे, ये मेरा निवेदन। बस ये फोन कुमार इनका तो इस समय भी आ रहा है। किसको बुला रहे हो भैया? ये बस टाइम बता रहे हैं कि 2 मिनट के 2.5 मिनट। उसके लिए मैं इस छोटे भाई से कुछ कह नहीं सकता, वरना तो ये लिखा जाएगा इतिहास में कि शताब्दी वर्ष में कब सम्मेलन में हरिओम कुमार के हाथों एक भ्रूण हत्या हुई। भाई तो पहले भ्रूण करता था फिर हत्या करता। दिख रहा है। देखिए, एक ऐसी कविता सुनाता हूं जो मैंने लिखी नहीं है और आप उछलेंगे 2 मिनट की बस। आओ आओ गाली गाली खेले दिल्ली के दरबार,
अच्छा ये बार के भ्रूण कर लो, शादी नहीं हुई। देखिए साहब माफ करें, मैं ये आधी मिनट लेता हूँ, मैं जाट हूँ। ये तो तो दुर्घटना जाट हो कभी हो जाए फिर उसकी शादी होती है क्या? जो कमलेश पंडित था इसलिए हो गई, समर पुलिस में था इसलिए हो गई, कोई थोड़ी लाए। एक जाट की होती नहीं थी। अच्छा जाट पंडित जी के पास गया, आप करना कुमार हम भी कुछ पढ़ी लिखी बात कर लेते। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का सबने मिसयूज किया। आर.के. शर्मा जी, ब्राह्मणों का हर पार्टी ने मिसयूज किया। पहली बार एक ऐसी मिसाइल जिसने ठीक से यूज किया। तो जाट पंडित के पास गया, शादी नहीं होती, क्या करो? पंडित जी के पास एक ही सलाह है, देवी की पूजा कर। जाट बोला देवी की पूजा? अगर मैं देवी की पूजा करता तो मैं जाट होता? जाट देवी की पूजा करते क्या? लेकिन पंडित जी ने उसको समझाया, उसने कहा भाई हनुमान जी की कर ले। जाट बोला उसकी तो खुद नहीं हुई थी। लेकिन जाट भोला भाला था बेचारा, पंडित जी ने समझाया तो मान गया। जाट भोले वाले होते कुमार, सचमुच भोले वाले। जब हमारे चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने तो हमारे मेरठ के जाटों ने दिल्ली में गुड़ बांटवा फिरे। लोगों ने पूछा गुड़ बांट रहे हो, बड़े खुश हो रहे हो, नाच गा रहे हो, क्या हो गया? बोले बहुत बड़ी बात हो गई, गुड़ खाओ, आज हमारा चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी हो गया। आप जोर से हंस सकते हो, तो जरूरी नहीं मैं वीर रसी कब नहीं सोचा। तो भोला भाला जाट था, पंडित जी के कहने से मान गया, हनुमान जी की पूजा करने पहुंच गया। खेतों में हल जोतने के बाद बैलों को साफ लिया, हनुमान जी के मंदिर पहुंचा। और जब पूजा के बाद में घंटी बजाने का नंबर आया तो बैलों को रस्सी हनुमान जी की मूर्ति से बांध दी। अब दृश्य देखना और कहा कैसे मेरी कपड़ा सूख रहा, बहुत जोरदार कहा था, क्योंकि इससे बढ़िया बात जाट सुना नहीं सकता। बैलों की रस्सी हनुमान जी की मूर्ति से बंधी है, घंटी बजाई तो बैल बिगड़ गए। बैल बिगड़ कर भागे तो रस्सी में बंधे हुए हनुमान जी उखड़ गए, पीछे पीछे भाग लिए। अब दृश्य ये, बैल आगे भाग रहे हैं, रस्सी में हनुमान जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे जाट भाग रहा है। रास्ते में देवी का मंदिर मिला, देवी को विरोध सूझा। देवी ने हनुमान जी से भागते भागते हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी सुबह सुबह कहाँ दौड़े जा रहे हो? तो दौड़ते दौड़ते हनुमान बोले, देवी आज तक तुमने बनियों का ब्राह्मणों का ब्याह कराया होगा, जब किसी जाट का कराएगी ना तो पता चलेगा कितना भागना पड़ता है। ये 2 मिनट वाली क्यों बताती है, 2.5 मिनट वाली? आओगा कि गाली खेले दिल्ली। इस कविता की एक विशेषता, जितना हौसला बढ़ाते चले जाओगे देश के बारे में उतना कड़वा सच बोल के दिखा दूंगा और पकड़ा नहीं जाऊंगा। पढ़े लिखे जाट का सबूत देता हूं आपको। आओ गाली गाली खेले दिल्ली के दरबार में, आओ गाली गाली खेले दिल्ली के दरबार में, आओ चोर मवाली खेले दिल्ली के दरबार में, साधु चिमटे और कमंडल दिल्ली के दरबार में, मछली बाजार वसी हलचल दिल्ली के दरबार में, जात धर्म के पैगंबर हैं दिल्ली के दरबार में, जात धर्म के पैगंबर हैं दिल्ली के दरबार में, सब गांधी जी के बंदर हैं दिल्ली के दरबार में, सब तुझे मैंने इसलिए बिठाया था कि हम मूर्ति बन के बैठे। ये बता रहा है ताली बजा, मैंने तेरी उस कविता पर ताली बजाई जो मेरी समझ में नहीं आई। समझ में तेरी भी नहीं आ रही, पर इसलिए बदला दो चार। जात धर्म के पैगंबर हैं दिल्ली के दरबार में, साधु मुल्ला गद्दी काजी दिल्ली के दरबार में, सबका मजहब सौदेबाजी दिल्ली के दरबार में, सबने उल्टा पाठ किया है दिल्ली के दरबार में, 16 दूनी 8 किया है दिल्ली के दरबार में। कैसे है माँ तेरे लाल दिल्ली के दरबार में, तीर जाके चुभे दिल में केवल एक छोटी सी लाइन पर तो उठ जाए तालियां। कैसे है माँ तेरे लाल दिल्ली के दरबार में, कैसे है माँ तेरे लाल दिल्ली के दरबार में, सब लगते हैं नटवर लाल दिल्ली के दरबार में, सब लगते हैं नटवर लाल दिल्ली के दरबार में, सब लगते हैं नटवर लाल दिल्ली के दरबार में, घोटाले सब गूढ़ मिलेंगे दिल्ली के दरबार में, कि कर्तव्य भी गूढ़ मिलेंगे दिल्ली के दरबार में, अंगारों में आग नहीं है दिल्ली के दरबार में, कोई भी बेदाग नहीं है दिल्ली के दरबार में, अब करगिल की पीर नहीं है दिल्ली के दरबार में, चुन्नू भर भी नीर नहीं है दिल्ली के दरबार में, जनगणमन के ये मंत्रीगण दिल्ली के दरबार में, ताबूतों में खाएं कमीशन दिल्ली के दरबार में, ताबूतों में खाएं कमीशन दिल्ली के दरबार में, गठबंधन की लाचारी है दिल्ली के दरबार।
डरना आप भी मत। गठबंधन की लाचारी है दिल्ली के दरबार में, चूहे बिल्ली में यारी है दिल्ली के दरबार में, चूहे बिल्ली में यारी है दिल्ली के दरबार में, दिल्ली के दरबार में। मैंने चुप चुप कहा है, आप सुनो चाहे मत सुनो। चुप चुप रोता है सरदार दिल्ली के दरबार में, कौन चलाता है सरकार दिल्ली के दरबार में, उनके हाथों में सुतली है दिल्ली के दरबार में, बाकी सब तो कठपुतली है दिल्ली के दरबार में। अडवाणी जी की ललकार दिल्ली के, अंतिम केवल 4 पंक्ति पढ़ के करगिल पढ़ता। ये हमारे ऐसे बड़े नेता है अडवाणी जी, पाकिस्तान गए जिन्ना साहब की मजाक में फूल चढ़ाने, और अपनी पे चढ़ाई है, उतरे ही नहीं। अडवा चौथी पंक्ति पर हंस लेना और बस करता ये खत्म कर दूंगा करगिल पर। अडवाणी जी की ललकार दिल्ली के दरबार में, ले गए जिन्ना और मजाक दिल्ली के दरबार में, बड़े पुरोधा अपने हंता दिल्ली के दरबार में, और लिखो पुस्तक जसवंता दिल्ली के दरबार में, और लिखो पुस्तक जसवंता। देखिए केवल 2 मिनट की कविता है करगिल। आपके यहाँ के भी बहुत बेटे तिरंगे में लिपट कर आए होंगे करगिल की लड़ाई में। मेरठ में मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ एक बेटा तिरंगे में लिपट कर आया था, कैप्टन मनोज तलवार। मैंने बहुत दूर से उसकी शव यात्रा देखी थी, बहुत भीड़ थी, मैं पास तो जा नहीं पाया। बहुत दूर से मैंने जिस दिन शव यात्रा देखी उस दिन कविता लिखी। लेकिन साहब मैंने आपकी 4 लाइन सुनी है, आपके शिकोहाबाद के कवि हैं श्री धुरेंद्र भदौरिया जी। उनकी 4 पंक्ति मैंने पढ़ी है कहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पूरी कविता उन 4 पंक्तियों के सामने कुछ भी नहीं। मैं अपनी पूरी कविता को उन 4 पंक्तियों के लिए समर्पित करता हूँ। मैं वो 4 पंक्ति सुनाता हूँ। पहले भदौरिया जी ने जो लिखी है, उन्होंने कल्पना की है कि करगिल से एक शहीद का शव आया है, और जब अंतिम दर्शन के लिए उसकी माँ, पत्नी और बहन कपड़ा हटाती हैं तो केवल धड़ मिलता है, सर नहीं। शहीद का सर नहीं है, केवल धड़ है। देख के माँ भी रोती है, पत्नी भी रोती है, बहन भी रोती है, कोई बोल नहीं पाता। लेकिन वो बहन जो गिला शिकवा करती थी, भाई से हमेशा लड़ती रहती थी, वो कल्पना करती है कि क्या हुआ होगा। उसके मुंह से भदौरिया की 4 पंक्ति बुलवाते हैं। मैंने जिस दिन से सुनी है, मुझे लगा मैंने इस पूरे साल में जो सबसे अच्छा सुना है वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और इन 4 पंक्तियों के लिए मेरी पूरी कविता समर्पित। आपके पड़ोस के कवि हैं, उनको प्रणाम करता हूँ यहाँ से। आपके आशीर्वाद की तालियां उन तक पहुंचे, आपका आशीर्वाद उन तक पहुंचे। वो बहन कल्पना करती है, धड़ पड़ा हुआ है, सर नहीं है। बहन बोलती है, दादी का दुलार धुला, बाबा का प्यार धुला, मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है। सोचती है कहाँ रहा होगा सर। बहन गिला शिकवा करती है, दादी का दुलार धुला, बाबू का प्यार धुला, मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है। होली वाले रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी उसी आदत को दोहराया है। जाते समय भैया की आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया है। मैं इन 4 पंक्तियों के लिए अपनी कविता समर्पित करता हूँ। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। गीत के शिल्पी हैं कुमार श्रद्धेय डॉक्टर कुंवर बेचैन, आदरणीय आनंद जी, सरिता जी, सब गीत के बड़े शिल्पी। गीत मेरी भाषा नहीं है, गीत मेरी विधा भी नहीं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि हर किसी के भीतर, बहुत भीतर कहीं ना कहीं एक छोटा सा गीतकार हर किसी के भीतर होता है। और मैंने कभी कहीं एक वाक्य किसी फिल्म में सुना था कि कविता सुनने के लिए कभी कभी कष्ट भी हो तो भी सहो। कविता सुनने में कष्ट हो तो भी कष्ट सहकर भी कविता सुनो। क्यों? क्योंकि दुनिया में जिन पत्थरों ने हथौड़ी और छेनी की चोट सहने से इनकार कर दिया, उनको मूर्ति बनने का सौभाग्य कभी नहीं मिला। धरती अगर अपना सीना हल से ना चिरवाए तो फसलों की मां नहीं हो सकती। इसलिए कहीं आपको लगे कि दिल में कहीं कुछ अनमनापन भी है तो सुन लीजिए। छोटी सी कविता है, मेरे पास वो सबसे अच्छा कहने के लिए है। आदरणीय एडीएम साहब, आपकी शताब्दी कवि सम्मेलन में श्रद्धेय माणिक वर्मा, श्रद्धेय पंडित विश्वेश्वर जी, श्रद्धेय कुंवर बेचैन साहब के चरणों में रखने के लिए जो मेरे पास सबसे अच्छा हो सकता है मैं सम्मिलित करता हूँ। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया,
मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मोह में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, बेटी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। जज्बातों का कोई तोल नहीं दे सकता, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का कोई तोल नहीं दे सकता, बसंती जज्बातों का जो पहले पहले चुंबन के बाद नाम पर चला गया। एक पल का एहसास जीना बस मेरे साथ, एक पल का, जो पहले पहले चुंबन के बाद नाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध का पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही। और साहब मैं मेरा नंबर बाद में इसलिए कुमार ने लिया कि मैं हर साल आता हूँ, कुछ लोग थोड़ा स्नेह ज़्यादा करते होंगे, लेकिन श्रद्धेय माणिक जी कुंवर बच्चन साहब, मैं अभी तक आज तक खुद को एक लाइन पर कभी मानता हूँ, मैंने केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी। यहाँ बैठे हजारों लोग, किसी को मेरा नाम याद रहे तो केवल एक पंक्ति याद रखना, मैंने अपने जीवन में से एक पंक्ति से अच्छा और कुछ भी नहीं लिखा। और मैं मानता हूँ कविता की केवल एक पंक्ति लिखी है। दुआएं देना मुझे तालियों से कि मैं ऐसी 1-2 पंक्ति और लिख लूंगा, मैं बड़े गीतकारों के शिल्प का सम्मान करने का कभी माना जा सकता हूँ। एक पंक्ति मैंने शुद्ध कविता की लिखी, मुझे अच्छी लगती है, आप सबका प्यार मांगता हूँ, जो पहले पहले चुंबन के बाद नाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा कागज छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का, एक पंक्ति और सुनना, दुनिया के किसी भी मजहब की किसी भी परंपरा में औरत अर्थी को कंधा नहीं देती, दुनिया में कहीं परंपरा नहीं है। भरतपुर के पास एक गांव है अजान, राजस्थान में, वहां का एक बेटा शहीद हुआ था वीरेंद्र सिंह। जब उसका शव सेना लेके गांव आए तो उसकी पत्नी का नाम है गायत्री देवी। उसने सेना की मर्जी के खिलाफ, गांव वालों की मर्जी के खिलाफ जिद करके शादी के दिन वाले कपड़े पहनकर शमशान घाट तक अपनी पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को कंधा देती थी। मैंने केवल एक लाइन लिखी है, साहब सराहनीय उसका शुक्रिया। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में सिर झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, अंतिम केवल 6 लाइन सुनना, मैंने सैनिक के स्टोरी पर केवल 6 पंक्ति लिखी। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है। अद्भुत देश है हमारा, कृषि और क्रिकेट एक ही मिनिस्टर देखता है। किसान आत्महत्या करते रहते हैं, क्रिकेट में इनाम बढ़ते रहते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन किसान आत्महत्या नहीं करे, और ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन क्रिकेट में इनाम नहीं बढ़े। छक्का मार दो तो करोड़ रुपए का इनाम है, करोड़ रुपए के इनाम के खिलाफ नहीं है साहब। लेकिन जिस मुल्क में एक मजदूर को 12 घंटे पसीना बहाने के बाद 100 रुपए मजदूरी मिलती है, उस मुल्क में करोड़ों के इनाम मजदूर के पसीने का अपमान करते हुए नजर आते हैं। इसमें ये
दुश्मनों से, जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को रुक जाता है, उस पर को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीरथ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है।